कल्पना करें एक ऐसी जिंदगी की जहां पैसा आपके फैसलों को नियंत्रित न करे। एक ऐसी सुबह जहां आप बिना किसी चिंता के उठे, न बिलों का डर, न कर्ज का बोझ। एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपने जुनून को जी सकें, अपनों के साथ वक्त बिता सकें या बस शांति से एक पल का आनंद ले सकें। सुनने में सपना सा लगता है ना, लेकिन अगर मैं कहूं कि यह सपना हकीकत बन सकता है, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक सोच समझकर बनाया गया रास्ता जो आपके पैसे के साथ रिश्ते को बदल दे। यही है योर मनी और योर लाइफ, विकी रॉबिन और जो डोमिंगेज की किताब का जादू। ये कोई साधारण वित्तीय किताब नहीं जो आपको सिर्फ बजट बनाने या निवेश के नुस्खे सिखाए। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको पैसे को नए नजरिए से देखने, अपनी जिंदगी को अपने मूल्यों के साथ जोड़ने और आखिरकार आजादी और मकसद से भरी जिंदगी जीने की प्रेरणा देती है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये किताब लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है और कैसे ये आपको भी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की ताकत दे सकती है। किताब की शुरुआत एक गहरे सवाल से होती है। अगर कोई आपसे कहे कि आपकी जिंदगी का हर घंटा एक कीमत पर बिक रहा है, तो आप उसकी कीमत क्या लगाएंगे? सोचिए, हर दिन आप जो काम करते हैं, वो समय, वो ऊर्जा, वो आपके जीवन का एक हिस्सा है और बदले में आपको जो पैसा मिलता है वो दरअसल आपकी जिंदगी का ही एक टुकड़ा है। विकी और जो इसे लाइफ एनर्जी कहते हैं। ये विचार आपके दिमाग को झकझोर देता है, क्योंकि हम अक्सर पैसे को सिर्फ नोटों और सिक्कों के रूप में देखते हैं, न कि अपनी जिंदगी के समय के रूप में। किताब का पहला कदम यही है, आपको ये समझाना कि पैसा सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी की ऊर्जा है। आप जो कमाते हैं वो दरअसल वो घंटे हैं जो आपने अपने परिवार, अपने शौक या अपनी खुशी से दूर बिताए। इस नजरिए से जब आप अपनी जिंदगी को देखते हैं तो एक नया दृष्टिकोण खुलता है। विकी और जो कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग मेकिंग अ लिविंग की .dh में फंस जाते हैं। हम सुबह उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, देर रात थक कर लौटते हैं और फिर वही चक्र दोहराते हैं। लेकिन क्या हम सचमुच जी रहे हैं या बस कमा रहे हैं? किताब आपको रुककर यह सवाल पूछने को कहती है, क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं? क्या मेरे खर्चे मेरे मूल्यों को दर्शाते हैं? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। लेखक हमें एक 9 चरणीय प्रक्रिया देते हैं जो न सिर्फ आपके वित्त को व्यवस्थित करती है, बल्कि आपको अपने जीवन का मकसद ढूंढने में भी मदद करती है। ये प्रक्रिया कोई जटिल गणित या निवेश की रणनीति नहीं है, बल्कि एक सरल लेकिन गहरा तरीका है जो आपको पैसे के साथ अपने रिश्ते को नए सिरे से परिभाषित करने में मदद करता है। पहला कदम है अपनी जिंदगी की वास्तविक लागत को समझना। इसका मतलब है ये हिसाब लगाना कि आप प्रति घंटा कितना कमाते हैं, लेकिन सिर्फ वेतन को देखकर नहीं। आपको वो सारी लागतें जोड़नी होंगी जो नौकरी के साथ आती हैं। मसलन काम पर आने जाने का समय और खर्चा, ऑफिस के लिए कपड़ीचों पर खर्च, या वो तनाव जो आप घर लाते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीना है और आप हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं, लेकिन अगर आप काम से जुड़े खर्चे जैसे ट्रैवल, खाना या यहाँ तक कि वो कॉफी जो आप ऑफिस में थकान मिटाने के लिए पीते हैं जोड़ें, तो आपकी असल कमाई कितनी रह जाती है? और अगर आप उन घंटों को जोड़ें जो आप काम की तैयारी में या उससे रिकवर करने में बिताते हैं, तो शायद आपकी प्रति घंटा कमाई उतनी भी नहीं जितनी आप सोचते हैं। किताब आपको ये हिसाब करने का एक आसान तरीका देती है। अपनी सैलरी को उन कुल घंटों से विभाजित करें जो आप वाकई काम से जुड़े बिताते हैं। नतीजा चौंकाने वाला हो सकता है। ये हिसाब करने के बाद लेखक आपको अपने खर्चों को देखने के लिए कहते हैं, लेकिन ये कोई साधारण बजट बनाने की बात नहीं है। ये उससे कहीं गहरी प्रक्रिया है। आपको ये देखना है कि आपका हर खर्चा, चाहे वो एक कप कॉफी हो, नया गैजेट या छुट्टियों का प्लान, आपकी जिंदगी की ऊर्जा का कितना हिस्सा ले रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी असल प्रति घंटा कमाई 200 रुपये है और आप 2000 रुपये का एक जूता खरीदते हैं, तो आपने अपनी जिंदगी के 10 घंटे उस जूते के लिए दिए। सवाल यह है, क्या वो जूता वाकई उन 10 घंटों के बराबर था? क्या वो आपको उतनी खुशी या मूल्य देता है जितना आपने उसे देने के लिए मेहनत की? ये सवाल आपको अपने खर्चों को नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर करते हैं। विकी और जो का मानना है कि हमारी संस्कृति हमें ज्यादा की चाहत में फंसा देती है।
टीवी, सोशल मीडिया और विज्ञापन हमें हर वक्त बताते हैं कि हमें नई गाड़ी, बड़ा घर या महंगा फोन चाहिए। लेकिन क्या ये चीजें हमें सचमुच खुशी देती हैं? किताब का एक बड़ा हिस्सा इस विचार को चुनौती देता है कि ज्यादा हमेशा बेहतर होता है। इसके बजाय लेखक पर्याप्त, इनफ की अवधारणा पर जोर देते हैं। पर्याप्त का मतलब है न बहुत ज्यादा न बहुत कम, बल्कि वही जो आपके लिए सही हो। ये वो बिंदु है जहां आपकी जरूरतें पूरी होती हैं और आपकी इच्छाएं आपके मूल्यों के साथ संतुलन में होती हैं। लेकिन इस पर्याप्त को ढूंढने के लिए आपको पहले अपनी जिंदगी के मकसद को समझना होगा। इस प्रक्रिया में एक और जरूरी कदम है अपने अतीत के साथ शांति बनाना। लेखक कहते हैं कि हमें अपने पैसे के साथ पुराने रिश्तों को देखना चाहिए। शायद आपने बचपन में अपने माता पिता को पैसे के लिए लड़ते देखा हो, या शायद आपको हमेशा ये सिखाया गया कि पैसा कमाना ही जिंदगी का मकसद है। ये पुराने विश्वास हमारे आज के फैसलों को प्रभावित करते हैं। किताब आपको इन विश्वासों को पहचानने और जरूरत पड़े तो इन्हें बदलने की सलाह देती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि पैसा ही आपकी कीमत तय करता है, तो ये किताब आपको उस सोच से बाहर निकालने में मदद करती है। ये आपको सिखाती है कि आपकी कीमत आपके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि आपके जीवन के मकसद और रिश्तों से तय होती है। किताब का ये हिस्सा सिर्फ शुरुआत है। ये आपको एक नींव देता है, पैसे को अपनी जिंदगी की ऊर्जा के रूप में देखने का नजरिया, और ये समझने का तरीका कि आपका हर खर्चा उस ऊर्जा का एक हिस्सा है। आगे के कदम इस नींव पर बनते हैं और आपको एक ऐसी प्रक्रिया की ओर ले जाते हैं जो न सिर्फ आपके वित्त को सुधारती है, बल्कि आपको उस जिंदगी की ओर ले जाती है जो आप हमेशा से जीना चाहते थे। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य और ईमानदारी चाहिए। आपको अपने खर्चों, अपनी आदतों और अपनी इच्छाओं का सामना करना होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको यह तय करना होगा कि आपकी जिंदगी का असल मकसद क्या है। तो अब हम उस नींव पर खड़े हैं जो योर मनी और योर लाइफ ने हमारे लिए तैयार की है। हमने समझ लिया है कि पैसा सिर्फ नोट और सिक्के नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की ऊर्जा है। हमने ये भी देखा कि हमारी कमाई और खर्चे दोनों ही हमारे समय और मेहनत का हिस्सा है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस समझ को हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। विकी रॉबिन और जो डोमिंगेज अब हमें उस 9 चरणीय प्रक्रिया के अगले पड़ावों की ओर ले जाते हैं, जो न सिर्फ हमारे वित्तीय जीवन को बदल देती है, बल्कि हमें उस आजादी की ओर ले जाती है जहां हम अपने सपनों और मूल्यों के लिए जी सकते हैं। यह हिस्सा आपको उस प्रक्रिया की गहराई में ले जाएगा जहां आप अपने खर्चों को ट्रैक करेंगे, अपनी जरूरतों और चाहतों को अलग करेंगे और एक ऐसा रास्ता बनाएंगे जो आपको वित्तीय आजादी की ओर ले जाए। सबसे पहले लेखक हमें अपने खर्चों को ट्रैक करने की सलाह देते हैं, लेकिन यह कोई साधारण हिसाब किताब नहीं है जैसा हम आम तौर पर सोचते हैं। ये एक तरह का आत्मनिरीक्षण है। आपको हर उस रुपए को नोट करना है जो आप खर्च करते हैं, चाहे वो सुबह की चाय हो, किराने का सामान या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में खरीदा गया कोई गैजेट। कल्पना करें, आप एक महीने तक हर छोटे बड़े खर्चे को एक डायरी में लिखते हैं। शायद पहले दिन आपने 50 रुपये की कॉफी पी, 200 रुपये का पेट्रोल भरा और 500 रुपये का कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदा। ये सब लिखने से आपको एक साफ तस्वीर मिलती है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। लेखक कहते हैं कि सिर्फ खर्चे लिखना काफी नहीं, आपको हर खर्चे को अपनी जिंदगी की ऊर्जा के नजरिए से देखना होगा। याद है, हमने पिछले हिस्से में बात की थी कि आपकी असल प्रति घंटा कमाई कितनी है। मान लीजिए वो 200 रुपये प्रति घंटा है। अब उस 50 रुपये की कॉफी को देखें, वो दरअसल आपके 15 मिनट की जिंदगी है। वो 500 रुपये का कोर्स, वो 2.5 घंटे की मेहनत है। जब आप अपने खर्चों को इस तरह देखते हैं तो हर खरीदारी का वजन बदल जाता है। आप खुद से सवाल पूछने लगते हैं, क्या ये कॉफी वाकई मेरे 15 मिनट के लायक थी? क्या वो कोर्स मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा जोड़े रहा है जो मेरे लिए जरूरी है? ये प्रक्रिया आपको अपने खर्चों के पीछे की सच्चाई से रूबरू कराती है, और यही वो बिंदु है जहां आपकी जिंदगी में बदलाव शुरू होता है। लेकिन लेखक यही नहीं रुकते। वो आपको अपने खर्चों को 3 सवालों के आधार पर जांचने को कहते हैं। पहला, क्या इस खर्चे से मुझे उतनी खुशी या संतुष्टि मिली जितनी मेरी जिंदगी की ऊर्जा मैंने इसके लिए दी? दूसरा, क्या ये खर्चा मेरे मूल्यों और जिंदगी के मकसद के साथ मेल खाता है? और तीसरा,
अगर मेरी आय आधी हो जाए तो क्या मैं अभी भी ये खर्चा करूंगा? इन सवालों का जवाब देना आसान नहीं है। मान लीजिए आप हर हफ्ते 1000 रुपये रेस्तरां में खाने पर खर्च करते हैं। जब आप इन सवालों के साथ उस खर्चे को देखते हैं तो शायद आपको लगे कि वो खाना आपको उतनी खुशी नहीं देता जितना आप सोचते थे, या शायद आपको एहसास हो कि आप वो पैसा इसलिए खर्च करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि समाज में आपकी इमेज ऐसी होनी चाहिए। ये सवाल आपको अपने खर्चों को न सिर्फ कम करने बल्कि उन्हें अपने जीवन के मकसद के साथ जोड़ने की ताकत देते हैं। इस प्रक्रिया का अगला हिस्सा है अपनी आय और खर्चों को एक चार्ट में देखना। लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपने खर्चों को श्रेणियों में बांटें, जैसे कि खाना, आवास, परिवहन, मनोरंजन, और फिर देखें कि आपकी कमाई का कितना हिस्सा कहां जा रहा है। लेकिन ये चार्ट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये आपको दिखाता है कि आपकी जिंदगी का कितना हिस्सा किस चीज पर खर्च हो रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी आय का 40% किराए या लोन की ईएमआई पर खर्च कर रहे हैं, तो क्या वो घर वाकई आपके लिए इतना जरूरी है? या क्या आप उस पैसे को कहीं और, जैसे अपने सपनों को पूरा करने में लगा सकते हैं? ये चार्ट आपको एक तरह का दर्पण दिखाता है जिसमें आप अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को साफ देख सकते हैं। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो शायद इस किताब का सबसे अनोखा और प्रेरणादायक विचार है, वित्तीय आजादी का सपना। विकी और जो कहते हैं कि वित्तीय आजादी का मतलब ये नहीं कि आपके पास करोड़ों रुपये हों। इसका मतलब है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आपको अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए काम न करना पड़े। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? लेखक एक साधारण लेकिन शक्तिशाली विचार देते हैं। अगर आप अपने खर्चों को कम कर लें और अपनी बचत को निवेश करें, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी निवेश से होने वाली आय आपकी जरूरतों को पूरा करने लगेगी। इसे वो क्रॉसिंग पॉइंट कहते हैं। कल्पना करें, आप हर महीने 50,000 रुपये खर्च करते हैं। अगर आपकी निवेश से हर महीने 50,000 रुपये की आय होने लगे, तो आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र हैं। आपको अब जीविका के लिए काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन इस क्रॉसिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको अपने खर्चों को समझना होगा। और यहीं पर किताब का एक और महत्वपूर्ण कदम आता है, अपनी जरूरतों और चाहतों को अलग करना। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है, नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, विदेशी छुट्टियां। लेकिन क्या ये सचमुच जरूरतें हैं? लेखक कहते हैं कि हमें अपनी असल जरूरतों को पहचानना होगा, जैसे भोजन, आवास, बुनियादी कपड़े, और बाकी चीजों को चाहत की श्रेणी में रखना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी चाहतों को पूरा न करें, बल्कि ये कि आप उन्हें सोच समझकर चुनें। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना एक छोटा सा फार्म हाउस खरीदना है, तो शायद आपको वो महंगा फोन या रोज की कॉफी छोड़नी पड़े। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, लेकिन ऐसा ट्रेड ऑफ जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। इस प्रक्रिया में एक और खूबसूरत बात है कि ये आपको अपनी जिंदगी की सादगी को अपनाने की प्रेरणा देती है। लेखक कहते हैं कि जब आप कम खर्च करते हैं, तो आप न सिर्फ पैसा बचाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सरल बनाते हैं। कम खर्च का मतलब है कम तनाव, कम सामान और ज्यादा समय। सोचिए, अगर आपको हर हफ्ते नई चीजें खरीदने की जरूरत न पड़े, तो आप कितना समय और ऊर्जा बचा सकते हैं। और वो समय आप उन चीजों में लगा सकते हैं जो आपके लिए सचमुच मायने रखती हैं, चाहे वो परिवार के साथ वक्त बिताना हो, कोई नया हुनर सीखना हो, या बस प्रकृति के बीच शांति ढूंढना हो। इस हिस्से में हमने देखा कि कैसे अपने खर्चों को ट्रैक करना, उन्हें अपनी जिंदगी की ऊर्जा के साथ जोड़ना और अपनी जरूरतों और चाहतों को अलग करना आपको वित्तीय आजादी की ओर ले जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगले कदमों में लेखक हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं, अपने खर्चों को और कम कर सकते हैं, और उस क्रॉसिंग पॉइंट तक पहुंच सकते हैं जहां पैसा हमारे लिए काम करता है, न कि हम पैसे के लिए। ये एक ऐसी यात्रा है जो धैर्य मांगती है, लेकिन जो आपको एक ऐसी जिंदगी दे सकती है जहां आप अपने समय के मालिक हों। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां योर मनी और योर लाइफ की यात्रा और गहरी होती है। हमने सीखा कि पैसा हमारी जिंदगी की ऊर्जा है
और अपने खर्चों को ट्रैक करके उन्हें अपने मूल्यों के साथ जोड़कर और जरूरतों व चाहतों को अलग करके हम एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ सकते हैं जो न सिर्फ वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो बल्कि मकसद से भरी हो। लेकिन अब सवाल ये है कि इस समझ को हम कैसे और आगे ले जाएं? कैसे हम उस क्रॉसिंग पॉइंट तक पहुंचें जहां हमारी बचत और निवेश हमें वो आजादी दे सकें जिसका सपना हम देख रहे हैं। विकी रॉबिन और जो डोमिंगेज अब हमें इस प्रक्रिया के अगले चरणों में ले जाते हैं जहां हम अपने खर्चों को और बेहतर तरीके से प्रबंधित करते हैं, अपने निवेश की रणनीति बनाते हैं और एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ते हैं जहां पैसा हमारे लिए काम करता है। ये हिस्सा आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को साफ करेंगे, अपने खर्चों को और कम करेंगे और एक ऐसी मानसिकता अपनाएंगे जो आपको सच्ची आजादी की ओर ले जाए। इस प्रक्रिया का अगला कदम है अपने खर्चों को और गहराई से विश्लेषण करना। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे हर खर्च को अपनी जिंदगी की ऊर्जा के नजरिए से देखना हमें नए सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अब लेखक हमें एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि अपने खर्चों को सिर्फ ट्रैक करना या उनके पीछे की खुशी को मापना काफी नहीं है। अब आपको ये देखना है कि कौन से खर्चे आपकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं और कौन से सिर्फ आदत या सामाजिक दबाव का नतीजा है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप हर महीने 2000 रुपए सब्सक्रिप्शन सर्विसेज जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम या म्यूजिक एप्स पर खर्च करते हैं। जब आप इन खर्चों को देखते हैं तो शायद आपको लगे कि आप इनमें से आधे का भी उपयोग नहीं करते, लेकिन फिर भी आप इन्हें जारी रखते हैं क्योंकि आपको लगता है कि सबके पास तो ये है। किताब आपको इस सोच को चुनौती देने के लिए कहती है। वो कहती है कि हर खर्चे को एक सख्त नजर से देखें और जो आपके लिए जरूरी ना हो उसे काट दें। ये प्रक्रिया आसान नहीं है। अपने खर्चों को कम करना मतलब है अपनी आदतों, अपनी सुविधाओं और कभी-कभी अपनी सामाजिक पहचान से समझौता करना। लेकिन लेखक इसे एक नकारात्मक बलिदान के रूप में नहीं देखते, बल्कि वो इसे एक तरह की आजादी के रूप में पेश करते हैं। जब आप उन खर्चों को छोड़ते हैं जो आपके लिए मायने नहीं रखते, तो आप न सिर्फ पैसा बचाते हैं बल्कि अपने जीवन में जगह बनाते हैं। जगह उन चीजों के लिए जो वाकई आपके लिए जरूरी हैं। मान लीजिए आप हर महीने 5000 रुपए बाहर खाने पर खर्च करते हैं। अगर आप उस खर्च को आधा कर दें और घर पर खाना बनाना शुरू करें तो न सिर्फ आप पैसा बचाएंगे बल्कि शायद आपको खाना बनाने का नया शौक मिले या अपने परिवार के साथ खाने की मेज पर बिताए पल और कीमती लगने लगे। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को न सिर्फ सरल बनाते हैं बल्कि उसे और समृद्ध भी करते हैं। लेकिन सिर्फ खर्चे कम करना ही इस प्रक्रिया का मकसद नहीं है। लेखक अब हमें बचत और निवेश की दुनिया में ले जाते हैं। उनका कहना है कि वित्तीय आजादी का रास्ता तब बनता है जब आपकी बचत इतनी हो जाए कि वो आपके लिए एक स्थिर आय का स्रोत बन सके। लेकिन निवेश की बात सुनते ही ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, ये सब सुनकर लगता है कि इसके लिए तो बहुत सारी पढ़ाई और जोखिम चाहिए। लेकिन विकी और जो इसे बहुत सरल रखते हैं। वो कहते हैं कि निवेश का मकसद अमीर बनना नहीं बल्कि सुरक्षित और स्थिर आय बनाना है। वो सलाह देते हैं कि आप ऐसी जगह निवेश करें जो सुरक्षित हो और जो समय के साथ एक निश्चित आय दे सके। उदाहरण के लिए सरकारी बॉन्ड या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी चीजें जो कम जोखिम वाली हों लेकिन लंबे समय में आपकी बचत को बढ़ाएं। यहाँ लेखक एक और अनोखा विचार पेश करते हैं। वो कहते हैं कि निवेश का लक्ष्य पैसिव इनकम बनाना है। पैसिव इनकम यानी वो आय जो आपको बिना मेहनत किए मिले। सोचिए, अगर आप हर महीने 50,000 रुपए बचाते हैं और उसे सही जगह निवेश करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके निवेश से होने वाली ब्याज या रिटर्न आपके खर्चों को कवर करने लगेगी। यही वो क्रॉसिंग पॉइंट है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। लेकिन इस बिंदु तक पहुंचने के लिए आपको धैर्य और अनुशासन चाहिए। लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपनी बचत को एक सिस्टमैटिक तरीके से निवेश करें। इसका मतलब है कि हर महीने एक निश्चित राशि को अलग रखें और उसे अपने निवेश में डालें, चाहे वो छोटी राशि ही क्यों ना हो। समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू आपके लिए काम करेगा। अब बात करते हैं उस मानसिकता की जो इस सारी प्रक्रिया को संभव बनाती है। लेखक कहते हैं कि वित्तीय आजादी
सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये एक सोच का बदलाव है। हमें उस संस्कृति से बाहर निकलना होगा जो हमें ज्यादा खरीदो, ज्यादा खर्च करो का संदेश देती है। हमारी दुनिया में हर तरफ विज्ञापन है जो हमें बताते हैं कि हमें नई कार, नया फोन या नया घर चाहिए। लेकिन क्या ये चीजें हमें सचमुच खुशी देती हैं? किताब हमें पर्याप्त, इनफ की अवधारणा पर और गहराई से सोचने के लिए कहती है। पर्याप्त का मतलब है वो बिंदु जहां आपकी जरूरतें पूरी हों और आपकी इच्छाएं आपके मूल्यों के साथ संतुलन में हों। ये वो जगह है जहां आपको न ज्यादा की लालसा है, न ही कमी का डर। इसके लिए लेखक एक खूबसूरत सुझाव देते हैं। अपनी जिंदगी को मिनिमलिज्म की नजर से देखें। मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें और जंगल में चले जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी से उन चीजों को हटाएं जो आपके लिए जरूरी नहीं है और उन चीजों को अपनाएं जो आपको खुशी और मकसद देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 50 जोड़ी कपड़े हैं लेकिन आप सिर्फ 10 का ही इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी 40 को क्यों रखना? उन्हें दान कर दें, बेच दें या किसी और तरीके से अपनी जिंदगी को हल्का करें। ये न सिर्फ आपके घर को खाली करता है बल्कि आपके दिमाग को भी। और जब आपका दिमाग खाली होता है तो आप उन चीजों पर फोकस कर सकते हैं जो वाकई मायने रखती हैं। इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने लक्ष्यों को साफ करना। लेखक कहते हैं कि वित्तीय आजादी का रास्ता तब आसान हो जाता है जब आपको पता हो कि आप क्यों ये सब कर रहे हैं। शायद आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें। शायद आपका सपना है कि आप एक छोटा सा कैफे खोलें, या शायद आप बस इतना चाहते हैं कि आपको हर दिन सुबह 9 बजे ऑफिस न जाना पड़े। जो भी आपका लक्ष्य हो, उसे साफ करें, उसे लिखें, उसे अपने सामने रखें, क्योंकि जब आपका लक्ष्य साफ होता है तो हर छोटा बलिदान, चाहे वो बाहर खाना छोड़ना हो या नया फोन न खरीदना, एक मकसद की ओर ले जाता है। और यही मकसद आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। इस हिस्से में हमने देखा कि कैसे अपने खर्चों को और गहराई से विश्लेषण करना, उन्हें कम करना और अपनी बचत को निवेश में बदलना हमें वित्तीय आजादी के करीब ले जाता है। लेकिन ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अगले चरणों में लेखक हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने निवेश को और मजबूत कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को और सरल बना सकते हैं और उस क्रॉसिंग पॉइंट को हासिल कर सकते हैं जहां हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो न सिर्फ आपके बैंक बैलेंस को बदलती है बल्कि आपके जीने का तरीका बदल देती है। अब हम योर मनी और योर लाइफ की उस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं जहां विकी रॉबिन और जो डोमिंगेज हमें वित्तीय आजादी के और करीब ले जाते हैं। हमने अब तक समझ लिया है कि पैसा हमारी जिंदगी की ऊर्जा है और अपने खर्चों को ट्रैक करके, उन्हें अपने मूल्यों के साथ जोड़कर और अपनी बचत को निवेश में बदलकर हम एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ सकते हैं जहां हमें अपने बुनियादी खर्चों के लिए काम न करना पड़े। लेकिन अब सवाल यह है कि इस क्रॉसिंग पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता और मजबूत कैसे करें? कैसे हम अपनी जिंदगी को और सरल बनाएं, अपने निवेश को और सुरक्षित करें और उस आजादी को हासिल करें जो हमें अपने समय का असल मालिक बनाए। इस हिस्से में हम इस प्रक्रिया के अगले चरणों को खोजेंगे जहां लेखक हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को और साफ करें, अपने निवेश को बुद्धिमानी से प्रबंधित करें और एक ऐसी जिंदगी जिएं जो न सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो बल्कि मकसद और खुशी से भरी हो। इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने निवेश को समझना और उसे इस तरह से प्रबंधित करना कि वो आपके लिए लंबे समय तक काम करे। लेखक जोर देते हैं कि निवेश का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है बल्कि एक ऐसी स्थिर आय बनाना है जो आपके खर्चों को कवर कर सके। लेकिन यह सुनकर शायद आपके दिमाग में तुरंत शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या जटिल वित्तीय योजनाओं का ख्याल आए। विकी और जो इसे बहुत सरल रखते हैं। वो कहते हैं कि निवेश का पहला नियम है सुरक्षा। आपको ऐसी जगह पैसा लगाना चाहिए जहां जोखिम कम हो और रिटर्न स्थिर हो। उदाहरण के लिए सरकारी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल या डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स ऐसी चीजें हैं जो लंबे समय में आपके लिए एक स्थिर आय का स्रोत बन सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारा पैसा एक ही जगह डाल देना चाहिए। लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करें, यानी अलग अलग जगहों पर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं
ताकि अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से उसकी भरपाई हो सके। लेकिन निवेश की इस दुनिया में कदम रखने से पहले लेखक एक और जरूरी बात पर जोर देते हैं, अपने वित्तीय लक्ष्यों को और साफ करना। पिछले हिस्से में हमने बात की थी कि आपको अपने सपनों को लिखना चाहिए, चाहे वो एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना हो, दुनिया घूमना हो या बस अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना हो। लेकिन अब लेखक कहते हैं कि इन लक्ष्यों को और ठोस करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना है कि आप 40 साल की उम्र तक वित्तीय आजादी हासिल कर लें, तो आपको ये हिसाब लगाना होगा कि इसके लिए आपको कितने पैसे की जरूरत होगी। मान लीजिए आपके बुनियादी खर्चे हर महीने 30,000 रुपये हैं। अगर आप इस राशि को निवेश से आने वाली आय से कवर करना चाहते हैं, तो आपको इतना पैसा इकट्ठा करना होगा कि उसका ब्याज या रिटर्न आपको हर महीने 30,000 रुपये दे सके। लेखक इसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर कहते हैं। इस नंबर को निकालने के लिए आपको अपनी मौजूदा जीवन शैली, खर्चों और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखना होगा। ये हिसाब लगाना शायद थोड़ा जटिल लगे, लेकिन लेखक इसे आसान बनाते हैं। वो कहते हैं कि आप एक साधारण फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सालाना खर्च को 25 से गुणा करें। मान लीजिए आप हर साल 3 टर्म से 60,000 रुपए यानी 30,000 रुपए प्रति महीना खर्च करते हैं। इसे 25 से गुणा करें तो आपको 90,000 रुपए की जरूरत होगी। अगर इस राशि को आप सुरक्षित निवेश में डालें और मान लें कि आपको 4% का रिटर्न मिलता है, तो ये आपको हर साल 360,000 रुपए की आय देगा, बिना आपकी मूल राशि को छुए। यही वो जादुई नंबर है जो आपको वित्तीय आजादी की ओर ले जाता है। लेकिन इस नंबर तक पहुंचने के लिए आपको 2 चीजों पर काम करना होगा, अपने खर्चों को और कम करना और अपनी बचत को और बढ़ाना। खर्चों को कम करने की बात फिर से आती है, लेकिन इस बार लेखक इसे एक नए नजरिए से पेश करते हैं। वो कहते हैं कि खर्चे कम करना सिर्फ बलिदान नहीं है, ये एक तरह की रचनात्मकता है। सोचिए, अगर आप अपने किराए को कम करने के लिए एक छोटे घर में शिफ्ट हो जाएं या अपनी कार बेचकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल शुरू करें, तो आप हर महीने कितना पैसा बचा सकते हैं। और वो पैसा आपके निवेश में जा सकता है, जो आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। लेकिन लेखक ये भी कहते हैं कि ये बदलाव तभी टिकाऊ होंगे जब वो आपके लिए खुशी का स्रोत बने। उदाहरण के लिए, अगर आप कारें छोड़कर साइकिल चलाना शुरू करते हैं, तो न सिर्फ आप पैसा बचाएंगे, बल्कि आपकी सेहत भी बेहतर होगी और शायद आपको अपने आसपास की दुनिया को देखने का एक नया नजरिया मिले। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को न सिर्फ सरल बनाते हैं, बल्कि उसे और मायने देते हैं। इस प्रक्रिया में एक और खूबसूरत विचार है, अपनी जिंदगी को ऑप्टिमाइज करना। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि वो कम से कम संसाधनों के साथ ज्यादा से ज्यादा खुशी और मकसद दे। उदाहरण के लिए, अगर आप हर हफ्ते बाहर खाना खाने की बजाय घर पर दोस्तों के साथ डिनर पार्टी करें, तो न सिर्फ आप पैसा बचाएंगे, बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत करेंगे। या अगर आप अपने छुट्टियों के खर्चे को कम करने के लिए लग्जरी रिसॉर्ट्स की जगह लोकल ट्रिप्स चुनें, तो शायद आपको अपने देश की खूबसूरती को नए सिरे से जानने का मौका मिले। ये एक तरह का रचनात्मक खेल है, जहां आप हर खर्चे को देखते हैं और सोचते हैं, क्या इसे और बेहतर और सस्ता किया जा सकता है। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में एक और जरूरी बात है, धैर्य। लेखक बार बार जोर देते हैं कि वित्तीय आजादी रातों रात नहीं मिलती। ये एक लंबी यात्रा है जो छोटे छोटे कदमों से बनती है। हर बार जब आप 1,000 रुपए बचाते हैं और उसे निवेश में डालते हैं, आप अपने क्रॉसिंग पॉइंट के करीब पहुंचते हैं। हर बार जब आप एक अनावश्यक खर्च को छोड़ते हैं, आप अपनी जिंदगी को और हल्का बनाते हैं। और हर बार जब आप अपने लक्ष्यों को याद करते हैं, आप अपने मकसद के साथ और जुड़ जाते हैं। लेखक कहते हैं कि ये प्रक्रिया सिर्फ पैसे की नहीं है, ये आपकी जिंदगी को फिर से परिभाषित करने की प्रक्रिया है। इस हिस्से में हमने देखा कि कैसे अपने निवेश को समझना, अपने वित्तीय लक्ष्यों को और साफ करना और अपनी जिंदगी को ऑप्टिमाइज करना हमें वित्तीय आजादी के और करीब ले जाता है। लेकिन अभी एक आखिरी पड़ाव बाकी है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे लेखक हमें इस प्रक्रिया को पूरा करने, अपनी जिंदगी को और मायने देने और उस क्रॉसिंग पॉइंट को हासिल करने की प्रेरणा देते हैं। ये वो हिस्सा है जहां सारी मेहनत रंग लाती है और आप उस जिंदगी को जीना शुरू करते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। अब हम योर मनी और योर लाइफ की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं।
ये वो बिंदु है जहां विकी रॉबिन और जो डोमिंगेस हमें उस सपने की ओर ले जाते हैं जिसके लिए हमने अब तक इतनी मेहनत की है। वित्तीय आजादी, एक ऐसी जिंदगी जहां पैसा हमारे लिए काम करता है, न कि हम पैसे के लिए। हमने अब तक सीखा कि पैसा हमारी जिंदगी की ऊर्जा है और अपने खर्चों को ट्रैक करके, उन्हें अपने मूल्यों के साथ जोड़कर, अपनी जरूरतों और चाहतों को अलग करके और अपनी बचत को बुद्धिमानी से निवेश करके हम उस क्रॉसिंग पॉइंट तक पहुंच सकते हैं जहां हमारी आय हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करती है। लेकिन इस आखिरी हिस्से में लेखक हमें सिर्फ वित्तीय आजादी की बात नहीं करते, वो हमें एक ऐसी जिंदगी की ओर ले जाते हैं जो मकसद, खुशी और संतुष्टि से भरी हो। ये हिस्सा आपको उस अंतिम चरण में ले जाएगा जहां आप न सिर्फ अपने वित्त को व्यवस्थित करते हैं बल्कि अपनी जिंदगी को नए सिरे से परिभाषित करते हैं और वो आजादी हासिल करते हैं जिसका सपना आपने देखा था। इस प्रक्रिया का आखिरी चरण है अपने जीवन को पूरी तरह से अपने मूल्यों के साथ जोड़ना। लेखक कहते हैं कि वित्तीय आजादी का असल मकसद सिर्फ काम छोड़ देना नहीं है, इसका मकसद है ऐसी जिंदगी जीना जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हो। अब तक आपने अपने खर्चों को कम किया, अपनी बचत को बढ़ाया और अपने निवेश को इस तरह से व्यवस्थित किया कि वो आपके लिए एक स्थिर आय का स्रोत बन सके। लेकिन अब सवाल ये है, आप इस आजादी का इस्तेमाल कैसे करेंगे? शायद आप सोच रहे हों कि वित्तीय आजादी का मतलब है कि आप सारा दिन समुद्र किनारे बैठकर कॉकटेल पिएंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि असल आजादी तब आती है जब आप अपने समय को उन चीजों में लगाते हैं जो आपके लिए सच्ची खुशी और मकसद लाती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप हमेशा से एक सामाजिक कार्य करना चाहते थे, शायद बच्चों को पढ़ाना या अपने समुदाय में कोई बदलाव लाना, लेकिन नौकरी की भागदौड़ में आपके पास इसके लिए समय नहीं था। वित्तीय आजादी आपको वो समय देती है। या शायद आपका सपना है कि आप अपनी कला को आगे बढ़ाएं, चाहे वो पेंटिंग हो, लेखन हो या कोई और रचनात्मक काम। जब आपको अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती तो आप अपने जुनून को पूरा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेखक कहते हैं कि ये वो बिंदु है जहां पैसा सिर्फ एक साधन बन जाता है, न कि आपकी जिंदगी का मकसद। लेकिन इस बिंदु तक पहुंचने के लिए आपको एक आखिरी मानसिक बदलाव करना होगा। लेखक इसे कंज्यूमरिज्म से आजादी कहते हैं। हमारी दुनिया में हर तरफ एक ही संदेश गूंजता है, ज्यादा खरीदो, ज्यादा खर्च करो, ज्यादा इकट्ठा करो। लेकिन योर मनी और योर लाइफ हमें इस चक्र से बाहर निकलने की प्रेरणा देती है। लेखक कहते हैं कि हमें पर्याप्त, इनफ की ताकत को समझना होगा। पर्याप्त का मतलब है कि आपको न ज्यादा की लालसा है, न ही कमी का डर। ये वो जगह है जहां आपकी जरूरतें पूरी होती हैं और आपकी इच्छाएं आपके मूल्यों के साथ संतुलन में होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सादा लेकिन आरामदायक घर में खुश हैं, तो आपको एक बड़ा बंगला खरीदने की जरूरत क्यों? अगर आप अपने पुराने फोन से काम चला सकते हैं, तो हर साल नया मॉडल क्यों खरीदना? ये सवाल आपको अपनी जिंदगी को सरल और सार्थक बनाने की ताकत देते हैं। इस प्रक्रिया में एक और खूबसूरत विचार है, अपने समुदाय के साथ जुड़ना। लेखक कहते हैं कि वित्तीय आजादी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिश्तों को भी मजबूत करती है। जब आप कम खर्च करते हैं और कम सामान इकट्ठा करते हैं, तो आप अपने समय और संसाधनों को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपनी कार बेच दी और अब साइकिल चलाते हैं, तो शायद आप अपने पड़ोसियों के साथ कार पूलिंग शुरू करें। इससे न सिर्फ आप पैसा बचाते हैं, बल्कि अपने समुदाय के साथ एक नया रिश्ता बनता है। या अगर आप घर पर खाना बनाना शुरू करते हैं, तो शायद आप अपने दोस्तों को बुलाकर एक पॉटलक डिनर करें, जहां हर कोई कुछ न कुछ लाए। ये छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी को न सिर्फ सरल बनाते हैं, बल्कि उसे प्यार और जुड़ाव से भर देते हैं। अब बात करते हैं उस आखिरी कदम की, जो इस सारी प्रक्रिया को पूरा करता है, अपने क्रॉसिंग पॉइंट को हासिल करना। लेखक कहते हैं कि ये वो बिंदु है जहां आपकी निवेश से होने वाली आय आपके खर्चों को पूरी तरह कवर कर लेती है। मान लीजिए आप हर महीने 30,000 रुपए खर्च करते हैं और आपके निवेश से हर महीने 30,000 रुपए की आय होने लगती है। बधाई हो, आपने वित्तीय आजादी हासिल कर ली। अब आपको अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेखक ये भी कहते हैं
कि ये बिंदु सिर्फ एक शुरुआत है। असल सवाल ये है कि अब आप अपनी जिंदगी के साथ क्या करेंगे। शायद आप काम करना जारी रखें, लेकिन अब वो काम चुने जो आपको खुशी दे, चाहे वो कम पैसे वाला ही क्यों ना हो। या शायद आप अपना समय किसी ऐसे मकसद को दें जो आपके लिए दुनिया बदल दे। इस किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है कि ये आपको सिर्फ पैसे की बात नहीं सिखाती, ये आपको जिंदगी जीने का एक नया तरीका देती है। लेखक कहते हैं कि वित्तीय आजादी का असल मतलब है अपने समय को वापस हासिल करना। सोचिए, अगर आपको हर सुबह ये चिंता न करनी पड़े कि बिल कैसे चुकेंगे या अगली सैलरी कब आएगी, तो आप अपनी जिंदगी को कितने अलग और खूबसूरत तरीके से जी सकते हैं। शायद आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताएं या वो किताब लिखें जिसे आप हमेशा से लिखना चाहते थे। शायद आप अपने समुदाय में कुछ बदलाव लाएं या बस प्रकृति के बीच समय बिताकर अपनी आत्मा को सुकून दें। ये आजादी आपको वो मौका देती है कि आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से डिजाइन करें। लेकिन लेखक एक आखिरी सलाह देते हैं, इस प्रक्रिया को एक यात्रा की तरह देखें, न कि एक मंजिल की तरह। वित्तीय आजादी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप एक दिन हासिल करें और फिर सब खत्म। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जहां आप अपनी जरूरतों, अपने मूल्यों और अपने सपनों को बार बार परखते हैं। शायद आपके खर्चे समय के साथ बदलें या आपके सपने नए रूप लें, लेकिन अगर आप इस किताब के सिद्धांतों को अपनाते हैं, पैसे को अपनी जिंदगी की ऊर्जा के रूप में देखना, अपने खर्चों को अपने मूल्यों के साथ जोड़ना और अपनी बचत को बुद्धिमानी से निवेश करना, तो आप हमेशा उस रास्ते पर रहेंगे जो आपको खुशी और मकसद की ओर ले जाता है। तो इस यात्रा का अंत क्या है? शायद ये कहना गलत होगा कि ये एक अंत है। योर मनी और योर लाइफ हमें एक नई शुरुआत देती है। ये हमें सिखाती है कि पैसा हमारा गुलाम नहीं, बल्कि एक साधन है जिसे हम अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी की असल कीमत उन चीजों में है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। प्यार, रिश्ते, मकसद और सुकून। और सबसे बड़ी बात, ये हमें वो हिम्मत देती है कि हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएं, न कि समाज या विज्ञापनों के बनाए नियमों के हिसाब से। तो अब गेंद आपके पाले में है। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की ऊर्जा को वापस हासिल करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने खर्चों को परखने, अपने सपनों को साफ करने और उस क्रॉसिंग पॉइंट की ओर बढ़ने के लिए? अगर हाँ, तो योर मनी और योर लाइफ आपके लिए वो नक्शा है जो आपको उस आजादी तक ले जाएगा। और अगर आपने इस किताब की सलाह को अपने जीवन में उतारा, तो शायद एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हाँ, ये मेहनत इसके लायक थी, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये मेरी जिंदगी की बात थी।